वो इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए थे कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें चैलेंज नहीं कर सकती थी। मैं चूंकि मलाया की बात कर रहा हूँ, इसलिए अब उसी पर तवज्जो मरकूज रखूंगा। मलाया के नीचे वाले किनारे पर सिंगापुर एक बहुत बड़ा शहर और बहुत बड़ी बंदरगाह है। अंग्रेज़ों ने सिंगापुर को दो नाम दे रखे थे। एक था नाकाबिल तस्खीर किला और दूसरा नाम था मशरिक बईद का जबलुल तारिक। जापानियों का हदफ यही सिंगापुर और यही मलाया थे। बहरुल काहिल में अमेरिका से खासा दूर छोटा सा एक जजीरा है जिसका नाम है पर्ल हार्बर। जंग अजीम जर्मनी ने शुरू की थी और वो महीना सितंबर 1939 का था। किसी ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये छोटा सा मुल्क जिसे जापान कहते हैं जंग अजीम में शरीक हो जाएगा। एक रोज़ अचानक जापान जंग में शामिल हो गया और वो जर्मनी का दोस्त बनकर इत्तेहादियों यानी अमेरिका, बरतानिया वगैरह के खिलाफ मैदान में कूदा। वो दिन 7 दिसंबर 1941 का था जब जापानी लड़ाका बमबार तैयारों ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। पर्ल हार्बर जो एक छोटा सा जजीरा है, इसलिए जापानियों के लिए अहम था कि उसे अमेरिका ने अपना जंगी बहरी अड्डा यानी नेवल बेस बना रखा था। अमेरिका की ज़्यादातर बहरी कुव्वत उसी जजीरे में थी। जापानियों के तैयारा बरदार बहरी जहाज़ बड़ी खामोशी और राजदारी से पर्ल हार्बर के करीब आए और उनके अर्शों से लड़ाका बमबार तैयारे उड़े और एक ही दिन में बल्कि चंद घंटों में उन्होंने अमेरिका की बहरी कुव्वत का सफाया कर दिया। वहाँ से जापानियों ने मशरिक बईद का रुख किया। ये वो जजीरे हैं जो आजकल इंडोनेशिया और मलाइशिया कहलाते हैं। उनके रास्ते में फिलिपाइन आता था जो बहुत ही बड़ा जजीरा था। बहरी जहाज़ों से जापानी फौज उतरी और देखते ही देखते फिलिपाइन पर कब्जा करके वहाँ की फौज से हथियार डलवा लिए। मुझे याद है कि मैं जब अपनी बटालियन में ही था तो खबर मिली थी कि जापानियों ने मलाया और बर्मा पर हमला करके उन मुल्कों को कब्जे में ले लिया है। हमारे अंग्रेज़ कंपनी कमांडर ने जापानियों को जो जापानी चूहे कहा करता था और ये भी कि जापानी बहुत कमज़ोर कौम है और उसे हम तबाह बर्बाद कर देंगे। फिर हमारी बटालियन के तमाम अंग्रेज़ अफसरों ने जापानियों को जापानी चूहे कहना शुरू कर दिया। जंग के खात्मे के 15 साल बाद 1960 में इंग्लैंड में एक किताब छपी थी, द फॉल ऑफ सिंगापुर। मैंने ये किताब बहुत अरसे के बाद पढ़ी थी। उस किताब का मुसन्निफ एक अंग्रेज़ ही था। उसने बड़ी ही दयानतदारी और बेबाकी से अपनी कौम की बींगों और खुशफहमियों से पर्दा उठाया है। पता चला कि जब मलाया और सिंगापुर पर जापानियों के कब्जे की खबर पहुंची तो बरतानिया की पार्लियामेंट और अखबारी दुनिया में भौचाल आ गया। उनके लिए अपनी ये शिकस्त गैर मुतवक्के थी क्योंकि वो अपनी हुकूमत की तरफ से जारी होने वाले बयान पढ़ा और सुना करते थे जिनमें सिंगापुर को नाकाबिल तस्खीर किला और मशरिक बईद का जबलुल तारिक कहा जाता था, और ये भी कि मलाया का दिफा इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई ताकत उसके साहिल के अंदर नहीं आ सकती। अखबारी दुनिया ने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया कि उस शिकस्त की इंक्वायरी की जाए और उसके जो जिम्मेदार हैं उन्हें सज़ा दी जाए। उस वक्त बरतानिया का वज़ीर आज़म दुनिया का मशहूर व मारूफ मुदब्बर सियासतदान चर्चिल था। वो जंगी अमूर में भी महारत रखता था। उसने वादा किया था कि वो इंक्वायरी करवाएगा, लेकिन जंग के बाद उसने कहा था कि वो इंक्वायरी तो ज़रूर करवाता, लेकिन जिन अंग्रेज़ फ़ौजियों ने मलाया और सिंगापुर में जाने कुर्बान की हैं, ये उनकी रूहों की तौहीन होगी। जापानियों ने जिस तरह सिंगापुर और मलाया पर फ़ौज कुशी करके कब्ज़ा किया था, अगर मैं ये तफसील से सुनाने लगूँ तो बात बहुत ही लंबी हो जाएगी और शायद सामईन इसमें बोरियत भी महसूस करें। मैं वही बात कहूँगा जो पहले भी कह चुका हूँ, वो ये कि अंग्रेज़ इस खुशफहमी बल्कि इस गरूर और तकब्बुर में मुब्तला थे कि जिस तरह उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को और दूसरे छोटे छोटे मुल्कों के लोगों को दबा कर उनके गले घोंट कर रखा हुआ है, और जिस तरह उनमें से उन्होंने खुशामदी और ईमान फरोश पैदा कर लिए हैं, ऐसे ही मलाया के लोग भी उन्हें दुनिया की बहुत बड़ी ताकत समझते हैं और उनसे डरते हैं। लेकिन वहाँ मामला कुछ और था। मलाया में अंग्रेज़ों को वो पजीराई हासिल नहीं थी जो हिंदुस्तान वगैरह में थी। ये अलग बात है कि वहाँ के लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई बात ज़बान से नहीं निकालते थे। उनमें जापानियों के जासूस, एजेंट और हिमायती थे जो इस कदर खुफिया और पोशीदा थे कि किसी को शक तक न हुआ। यही वजह थी कि जापानियों ने जब मलाया पर कब्ज़ा किया तो वहाँ की पब्लिक के साथ उन्होंने अच्छा सलूक किया। अच्छे सलूक का मतलब यह है कि उन्होंने शहरियों का कत्लेआम और उनके घरों में लूट मार ना की, बल्कि उनके जानो माल की हिफाजत की। अलबत्ता उन्होंने वहाँ भी जो खूबसूरत लड़की देखी उसे अपने पास रख लिया। ये जापानी अपना जायज़ हक समझते थे। इसके बरक्स हांगकांग में जापानियों का रवैया बहुत ही जालिमाना था। मलाया से पहले जापानियों ने हांगकांग पर हमला किया और वहाँ पर कब्जा कर लिया। वहाँ से भी अंग्रेज़ की फ़ौज भागी थी और बाकियों ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन शहरियों ने अंग्रेज़ों की फ़ौज की मदद की थी और जापानियों का साथ नहीं दिया था। जापानियों ने वहाँ की पब्लिक के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया, कत्लो गारत भी की, लूट मार भी की
और वसी पैमाने पर औरतों और नौजवान लड़कियों की आबरू रेजी की थी। मलाया में उनका सलूक और बर्ताव खासा बेहतर रहा, जिसका इतराफ़ खुद अंग्रेज़ों ने किया था। मैंने पहले बताया है कि अंग्रेज़ों ने मलाया में दुनिया भर की फ़ौज इकट्ठी कर रखी थी, जिसमें उनकी अपनी गोरा रेजिमेंट्स थीं, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिगेड थे और इंडियन आर्मी की बेशुमार यूनिटें, तोप खाने और रियासती फ़ौजें भी थीं और गोरखा रेजिमेंट्स भी थीं। मैं गोरखा रेजिमेंट्स का जिक्र अलग इसलिए कर रहा हूँ कि गोरखे से बढ़कर कोई सिपाही वफादार नहीं हो सकता। गोरखे अपनी जानें कुर्बान कर देते थे, पसपा नहीं होते थे और उनको धोखा भी नहीं देते थे, जिनसे उन्हें तनख्वाह और राशन पानी मिलता था। मलाया में सूरत हाल ये बन गई थी कि जापानी फ़ौज जिधर भी हमला करती थी, वहाँ अंग्रेज़ों की फ़ौज थोड़े से मुकाबले के बाद पीछे हट जाती थी। अंग्रेज़ों को अपनी फ़िरौनियत पर इस कदर भरोसा था कि उन्होंने वहाँ एयरफोर्स भी बहुत थोड़ी रखी हुई थी और बहरी जंगी जहाज़ भी थोड़े थे। सोचने वाली बात यह है कि जापानियों की तादाद भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। जापान छोटा सा एक जजीरा है, जहाँ से उसे इतनी ज़्यादा फ़ौज नहीं मिल सकती थी। इसके मुकाबले में अंग्रेज़ों के पास उन दूसरे मुल्कों की फ़ौजें भी थीं, जिनमें उनकी बादशाही थी, लेकिन उस फ़ौज के पांव कहीं भी जम नहीं रहे थे। अंग्रेज़ों की फ़ौज का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पेर्सिवल था। वो अपने सुप्रीम कमांडर को, जो कि मशरिक़ बईद की अफवाज का सुप्रीम कमांडर था, अपनी पसपाई की और जापानियों की पेशकदमी की इत्तलाएं भेज रहा था। सुप्रीम कमांडर उसकी हौसला अफजाई कर रहा था और गालिबन ये खबरें बरतानिया भी पहुंच रही थी, लेकिन अंग्रेज़ों की पसपाई बता रही थी कि मलाया कुछ दिनों का मेहमान है। जापानियों ने मलाया पर 9 और 10 दिसंबर की दरमियानी रात हमला किया था। इसमें किसी शको शुबे की गुंजाइश नहीं कि अंग्रेज़ों की बहरी ताकत का जवाब नहीं था। उस बहरी ताकत में 2 ऐसे बहरी जंगी जहाज़ थे जिन पर अंग्रेज़ों को और ख़ुसूसन उनके वज़ीर आज़म चर्चिल को बहुत ही नाज था। उनमें एक था प्रिंस ऑफ वेल्स और दूसरा था रेपल्स। चर्चिल कहा करता था कि ये 2 बहरी जहाज़ समुंदर पर तैरते हुए 2 किले हैं जो नाकाबिले तस्खीर हैं। चर्चिल को जब मलाया के सकूत की इतलात मिल रही थी तो उसने अपने सरकारी घर नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपनी काबीना का इजलास बुलवाया और उन्हें आगाह किया कि मलाया में सूरत हाल इतनी मखदूश है कि अब किसी भी वक्त मलाया के सकूत की इत्तला आ सकती है। उसने ये भी कहा कि अब हमारे हाथ में जो बहरी ताकत रह गई है वो 2 बहरी जहाज़ प्रिंस ऑफ वेल्स और रिपल्स हैं। चर्चिल ने यह अल्फाज भी कहे कि हमें फ़ख्र है कि ये 2 बहरी जहाज़ हम अंग्रेज़ी बोलने वाली कौमों यानी अमरीका और बरतानिया को बहरुल काहिल में फ़तह दिलाएंगे। अमरीका का मगरबी साहिल और ऑस्ट्रेलिया का शमाली साहिल और हमारी मशरिक़ बईद की 9 आबादियात महफूज हो जाएंगी। चर्चिल का मतलब ये था कि दुनिया पर सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने वाली कौमें यानी अमरीका और बरतानिया हुकूमत करेंगी। इसमें कोई शक नहीं था कि ये दोनों बहरी जहाज़ बहुत ही बड़ी बहरी ताकत थे। उन जहाज़ों में जो गन्नें लगी हुई थी वो रेडार से कंट्रोल होती थीं। उन दोनों बहरी जहाज़ों का कमांडर एक था जिसका नाम एडमिरल सर टॉम फिलिप्स था। जर्मनी ने जब बरतानिया पर हमला किया था तो उस एडमिरल ने उन दोनों जहाज़ों से जर्मनी की बहरी ताकत को रोके रखा था। जर्मनी की नेवी के खिलाफ कुछ अरसा लड़कर ये दोनों बहरी जहाज़ गायब हो गए थे। किसी को मालूम ना हो सका कि ये जहाज़ कहाँ चले गए हैं। दरअसल उनकी नकलो हरकत को खुफिया रखा गया था और उस वक्त ये दोनों जहाज़ मलाया के मशरकी साहिल पर क्वांटीन के बंदरगाह में थे। उन दोनों के कमांडर एडमिरल टॉम फिलिप्स को बरतानिया से हुक्म पहुंचा कि फ़ौरन बाहर निकलें और जापानी यलगार को रोकें। जंगी वक़ाए निगार लिखते हैं कि चर्चिल ने पूरे वसूख से कहा था कि अब जापानी बहरुल काहिल में नहीं ठहर सकेंगे। दोनों बहरी जहाज़ बंदरगाह से निकले और कुछ दूर जाकर उन्होंने ये फॉर्मेशन बना ली कि एक दूसरे से दूर हो गए, यानी एक दाएं तरफ और दूसरा बाएं तरफ हो गया और उनका दरमियानी फासला 2-3 मील था। उस वक्त जापान के जंगी बहरी जहाज़ उस समुंदर में मौजूद थे, लेकिन कोई भी उनके करीब ना आया और ना किसी बहरी जहाज़ ने उन पर एक भी गोला फायर किया। बताया जाता है कि जापानियों के बहरी जहाज़ और दूर हट गए थे। दोनों जहाज़ बंदरगाह से तकरीबन 150 मील दूर निकल गए तो रिपल्स पर जापानी बमबारों ने हमला कर दिया। वो 10 दिसंबर 1991 का दिन था। रिकॉर्ड के मुताबिक उस वक्त दिन के 11:15 बजे थे जब पहले जापानी बमबार आसमान में नजर आए। उनकी बुलंदी 10,000 फुट थी और वो एक दूसरे के साथ साथ चले आ रहे थे। इससे पहले आसमान बिल्कुल साफ था और कोई तैयारा नजर नहीं आता था। कुछ देर पहले कुछ दूर एक जापानी लड़ाका तैयारा नजर आया था जो वापस साहिल की तरफ चला गया था। वो दरअसल जासूस तैयारा था और यही मालूम करना चाहता था कि इस वक्त अंग्रेज़ों की कुव्वत कहाँ है। यहाँ मैं फिर कहूँगा कि ये मलाया था, हिंदुस्तान नहीं था, जहाँ उन अंग्रेज़ों ने गद्दार पैदा करके सुल्तान टीपू को शहीद किया और गद्दारों ने किला सरंगापटम का एक दरवाज़ा खोल दिया और अंग्रेज़ों की फ़ौज अंदर दाखिल हो गई थी।
मलाया के लोगों में उन हिंदुस्तानी गद्दारों की तरह कोई गद्दार नहीं था जिन्होंने 1857 में दिल्ली का एक दरवाज़ा खोलकर अंग्रेज़ों की फौज को रास्ता दे दिया था। जापानी मलाया में अजनबी थे। उनकी कामयाबी की वजह सिर्फ ये थी कि वो मलाया की रहनुमाई और मदद के लिए वहाँ के लोग मौजूद थे। वो अंग्रेज़ों की मुनाफकत से तंग आए हुए थे। अंग्रेज़ों के इतने बड़े 2 बहरी जहाज़ बंदरगाह से निकले तो जापानियों को फौरन इत्तला मिल गई। उन्होंने पहले एक रैकी तैयारा भेजा और वो तैयारा वापस आया तो और तैयारों का एक गोल भेज दिया। रीपल्स की मशीन गनों और तोपों ने उन बमबार तैयारों पर बेपनाह फायर खोल दिया, लेकिन यूं लगता था जैसे जापानियों को उस बेहंगम फायर की कुछ परवाह नहीं। तैयारा शिकन तोप के गोले ऊपर जाकर फट रहे थे और मशीन गनों ने फिजा में गोलियों का जाल तान दिया था, लेकिन जापानी बमबार तैयारों ने बहरी जहाज के ऊपर आकर बम गिरा दिए। ज्यादातर बम जहाज के अर्शे पर गिरे और जहाज के कुछ अहम हिस्से तबाह कर दिए। बहरी जहाज के गनरों ने जापानियों का एक तैयारा मार गिराया। बमबारों का ये गोल आगे निकल गया। थोड़ी ही देर के बाद जापानी बमबार तैयारों का एक और गोल आया। अब उन बमबारों का हदफ प्रिंस ऑफ वेल्स था। उस पर भी उन तैयारों ने बम गिराए जो उसके अर्शे पर गिरे और खासा नुकसान हुआ। इसके साथ ही जापानियों का एक तैयारा नीचे आया और प्रिंस ऑफ वेल्स के एक पहलू की तरफ से आकर तारपेडो गिराए। ये तारपेडो पहले समुद्र में जाता है और फिर सीधा हो जाता है। उसकी मशीनरी पानी के ऊपर जाते ही चल पड़ती है और तारपेडो अपने हदफ पर बड़ी ही तेजी से हमलावर होता है। ये समुद्र के अंदर अंदर बहरी जहाज के पहलू के साथ जा टकराता है और जब फटता है तो बहरी जहाज के पहलू में खासा बड़ा शिगाफ पैदा कर देता है। बहरी जहाज का तमाम गोला बारूद नीचे वाले हिस्से में रखा जाता है जिसे मैगजीन कहते हैं। अगर तारपेडो मैगजीन के पहलू में फटे तो बहरी जहाज का पूरा गोला बारूद फटता है और जहाज को ऐसा तबाह करता है कि जहाज फौरन डूब जाता है। अगर बहरी जहाज छोटा हो तो ये 2 हिस्सों में कट जाता है। अगर मैगजीन के बजाय तारपेडो किसी और हिस्से में लगे तो वहां से जहाज का पहलू टूट फूट जाता है और समुद्र का पानी जहाज के अंदर जाकर जहाज को डबो देता है। प्रिंस ऑफ वेल्स के पहलू में 2 तारपेडो लगे। ये मैगजीन में तो ना लगे, पिछले हिस्से में लगे, जिससे उसका प्रोपेलर टूट गया। प्रोपेलर ही जहाज को चलाता है और उसके साथ ही जहाज को दाएं बाएं करने वाला सिलसिला भी टूट गया, यानी उसका स्टीयरिंग गियर बेकार हो गया। अब अंग्रेजों का समुद्र में तैरता हुआ किला चलते चलते रुक गया और जापानी बमबारों के लिए बड़ा आसान टारगेट बन गया। उधर रीपल्स की यह हालत हो गई थी कि पहली बमबारी से उसमें आग लग गई। आग लगने के बावजूद ये बहरी जहाज समुद्र पर ठीक ठाक तैरता रहा और उसकी मशीन गन्ने और बड़ी तोपें जापानी हवाई जहाज़ों पर आग बरसाती रहीं। उसमें आग इतनी जल्दी फैल नहीं सकती थी क्योंकि आग बुझाने का इंतज़ाम निहायत अच्छा था, और दूसरे ये कि ये एक बहुत बड़ा जहाज़ था। उसे भी तारपेडो लगे और उसने जख्म भी खाए, लेकिन उसके अमले ने हिम्मत न हारी और बमबारों का मुकाबला करते रहे और जहाज़ को भी समुद्र पर तैरता रखा। दोनों बहरी जहाज बहुत नुकसान उठा चुके थे। उनकी रफ्तार ना होने के बराबर रह गई थी। रीपल्स तो बिल्कुल ही रुक गया था। जापानी तैयारे नीचे आ गए और उन बहरी जहाज़ों के तैयारा शिकन फायर की परवाह ना करते हुए उन पर लपक लपक कर आग बरसाने लगे। मैंने कभी एक बात सुनी थी कि एक जापानी हवाबाज ने ऊपर से सीधी डाइव की और अपने तैयारे को एक बहरी जहाज की चिमनी में फेंक दिया। बहरी जहाज की चिमनी बंद हो जाए तो जहाज बिल्कुल बेकार हो जाता है और उसके इंजन रूम में स्याह धुआं भर जाता है। मैंने ये बात इसलिए सही मान ली थी कि जापानियों के लिए अपनी जानें यूं कुर्बान करना काबिल फ़ख्र समझा जाता था, लेकिन मलाया में कुछ दिनों बाद मुझे पता चला था कि यह बात गलत है और ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ था। ना वहाँ जापानियों को इस किस्म की खुदकुशी कार्रवाई की करने की ज़रूरत थी। हाँ, अलबत्ता जापानी हवाबाजों ने 10,000 फुट की बुलंदी से नीचे आकर दोनों बहरी जहाज़ों के बहुत ही करीब उड़कर उस पर आग बरसाई थी ताकि ये जल्दी डूब जाएं। 1:30 बजे के करीब दोनों बहरी जहाज़ डूबने लगे और उनके अमले के आदमी समुद्र में कूदने लगे। उन्होंने लाइफ बोटें समुद्र में फेंकी और बाज वैसे ही समुद्र में कूद गए। उन दोनों बहरी जहाज़ों के साथ 2 तबाहकुन बहरी जहाज़ भी थे जो उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे थे और उनसे दूर दूर थे। वो इतनी दूर थे कि उनकी तैयारा शिकन गनें जापानी तैयारों तक फायर नहीं पहुंचा सकती थी। जब दोनों जहाज़ डूबने लगे और उनके आदमी समुद्र में कूदने लगे तो वो दोनों जहाज़ उन लोगों को समुद्र में से निकाल ले जाने के लिए आए। ये बात अंग्रेज़ों ने खुद लिखी है कि जब जापानी हवाबाजों ने देखा कि वो अपने टारगेट को मार चुके हैं और उसके अमले को बचाने के लिए उनके 2 बहरी जहाज़ आ रहे हैं तो जापानी हवाबाजों ने उन पर हमला ना किया और चले गए। जापानी हवाबाज चाहते तो उन 2 बहरी जहाज़ों को भी मार सकते थे। अंग्रेज़ों ने उन हवाबाजों को अपने नुकसान के बावजूद खराज तहसीन पेश किया है। उन 2 बहरी जहाज़ों में जो अमला था उसकी कुल नफरी 2921 थी और जिन्हें जिंदा बचा लिया गया उनकी तादाद 2081 थी।
उन्हें दोनों छोटे तबाहकुन जहाज़ों में डालकर सिंगापुर पहुंचा दिया गया था। उन दोनों बहरी जहाज़ों का कमांडर एडमिरल टॉम फिलिप्स उस वक्त प्रिंस ऑफ वेल्स में था। वो उस बहरी जहाज़ में से निकला ही नहीं और डूब कर मर गया। दोनों जहाज़ों के कैप्टन अपने अपने जहाज़ साथ ही समुद्र की तह में ले गए, लेकिन उनमें से एक न जाने किस तरह जिंदा समुद्र की सतह पर आ गया और उसे उठा लिया गया। जंग के बाद उसने उन दोनों बहरी जहाज़ों की तबाही का हाल लिखा था। बहरी जंगों की शुरू ही से एक रिवायत चली आ रही है, वो ये कि जो जहाज़ लड़ाई में डूबने लगता है उसका बाकी अमला तो समुद्र में कूद जाता है, लेकिन उसका कैप्टन जहाज़ से नहीं निकलता और वो अपने जहाज़ के साथ ही समुद्र की तह में चला जाता है। उसे खुदकुशी के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता और उस खुदकुशी को हारे हुए कैप्टन जायज़ समझते हैं, क्योंकि वो लोगों का सामना इस सूरत में नहीं करना चाहते कि इस कैप्टन का जहाज़ लड़ाई में डूब गया था और ये जिंदा बाहर घूम फिर रहा है। जाहिर है कि एडमिरल टॉम फिलिप्स इसी रिवायत के मुताबिक बहरी जहाज़ के साथ ही डूब गया था। अभी एक इबरतनाक बात भी सुने। उसी सुबह बरतानवी वजीर आज़म चर्चिल ने हुक्म भेजा था कि प्रिंस ऑफ वेल्स और रीपल्स को खुले समुद्र में भेज दिया जाए कि वो जापान की बहरी कुव्वत को तहस नहस कर दें। उसके बाद उसने अपनी काबीना का इजलास अपने घर में बुलाया था और मुतकब्बराना अल्फाज कहे थे जो मैं पहले बता चुका हूँ। उसने ये भी कहा था कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाली 2 कौमें दुनिया पर बादशाही करेंगी, और फिर उसने ये भी कहा था कि ये 2 बहरी जहाज़ खुले समुद्र में निकलेंगे तो पूरे बहरुल काहिल पर अंग्रेजी बोलने वाली कौमों की हुक्मरानी होगी। लेकिन इस इजलास के सिर्फ 2 घंटों के बाद मलाया से बजरियाए वायरलेस इत्तला पहुंची कि उसकी खौफनाक बहरी कुव्वत समुद्र में डूब गई है और उसके तैरते हुए बहरी किलों का अब कोई नामो निशान नहीं रहा। तारीफ के मुताबिक ये इत्तला यूं मिली थी: मिस्टर चर्चिल, प्रिंस ऑफ वेल्स एंड रीपल्स को जापानियों ने तबाह बर्बाद करके डबो दिया है। क्या तुम सच कह रहे हो? चर्चिल ने कांपती हुई आवाज में पूछा। क्या ये खबर सही भी हो सकती है? हाँ मिस्टर चर्चिल, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रही। मैं सरकारी हैसियत से बोल रहा हूँ। एक अखबारी रिपोर्टर ने लिखा था कि उस वक्त चर्चिल अपने कमरे में अकेला था। उसने ये ना पूछा कि दोनों जहाज किस तरह डूबे हैं। उसने कांपते हुए हाथ से रिसीवर रख दिया, कुछ देर खामोश रहा और फिर उसके आंसू फूटे और फिर आंसू बहने लगे। जंग के बाद चर्चिल ने अपनी ये कैफियत अपने कलम से एक किताब में लिखी थी और उसने ये अल्फाज लिखे: सारी जंग में मुझे इससे ज्यादा बड़ा सदमा कभी नहीं पहुंचा था। मलाया में जापानियों ने उन अंग्रेजों की ये हालत कर दी थी कि उनके मुसल्लह अफवाज का निज़ाम ही दरहम बरहम होकर रह गया था। ये दोनों बड़ी बहरी जहाज जब हमले में तबाह बर्बाद हो रहे थे तो दोनों जहाज़ों में से कैप्टन एयर हेडक्वार्टर को वायरलेस के पैगाम भेजते रहे कि अपने लड़ाका तैयारे फौरन भेजो, जापानी तैयारे हम पर हमला कर रहे हैं। लेकिन उधर से या तो जवाब मिलता ही नहीं था, और अगर जवाब मिलता तो ये मिलता कि तैयारे आ रही हैं। किताब में लिखा है कि रॉयल एयरफोर्स के जो लड़ाका तैयारे थे उन्हें एक पहले हुक्म से किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया था और उस स्क्वाड्रन के कमांडर को यह हुक्म भी दिया गया था कि वो तैयार रहें, क्योंकि उसने अपना लड़ाका स्क्वाड्रन अपने बहरी बेड़े स्कॉट करने के लिए ले जाना है। लड़ाका तैयारों के उस स्क्वाड्रन को आखिरी हुक्म पहुंचा कि वो फौरन टेक ऑफ करें और साहिल से इतनी दूर फलां सिमत में जाएं और उन्हें अपने 2 बड़े बहरी जहाज नजर आएंगे, उन्हें स्कॉट करें। तैयारे उड़े और जब वो उस मुकाम तक पहुंचे तो आसमान खाली था। कोई एक भी जापानी तैयारा नजर नहीं आ रहा था। नीचे देखा तो अपना कोई बहरी जंगी जहाज नजर नहीं आ रहा था। दोनों बहरी जहाज समुद्र की तह में जा चुके थे और जापानी तैयारे अपना काम करके वापस अपने अड्डों पर भी पहुंच चुके थे। अंग्रेजों के 2 छोटे बहरी जहाज बड़े बहरी जहाजों के अमले को समुद्र से उठाकर सिंगापुर ले जा रहे थे और वो खासी दूर निकल चुके थे। अंग्रेजों का ये फायर स्क्वाड्रन वापस आ गया।